आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत को रूसी और ईरानी तेल पर नहीं मिलेगी छूट, हॉर्मुज नाकाबंदी के बीच अमेरिकी वित्त मंत्री ने किया ऐलान। परमाणु हथियार रखे तो कोई डील नहीं, ट्रंप की ईरान को चेतावनी। वापस जाओ नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे, हॉर्मुज में अमेरिका की खुली धमकी। डिलिमिटेशन के खिलाफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने फहराया काला झंडा। तुर्की में 2 दिनों में गोलीबारी की दूसरी घटना, 8 स्टूडेंट समेत 9 की मौत। हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में अपने फैसले पर ट्रंप ने क्या कहा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने शांति वार्ता में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में ये कहा। टाइम मैगजीन ने जारी की दुनिया के प्रभावशाली लोगों की सूची। शाहरुख खान के एक्स बॉडीगार्ड की सैलरी है 2.5 करोड़, यासीन खान ने किया खुलासा। और विराट कोहली के फैन बने संजीव गोयनका, हार के बाद भी उन्हें लगाया गले। अमेरिका ने कहा है कि वह रूस और ईरान के तेल खरीदने पर दी गई छूट को आगे नहीं बढ़ाएगा। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस ब्रीफिंग में इसकी घोषणा की। भारत इस छूट के तहत एक प्रमुख लाभार्थी था। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने पहले से समुद्र में मौजूद रूसी और ईरानी तेल खरीदने पर छूट दी थी, जिसका मकसद हॉर्मुज संकट के चलते वैश्विक सप्लाई में आई दिक्कतों को कम करना था। बेसेंट ने संवाददाताओं से कहा कि रूस और ईरान के तेल पर लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि समुद्र में पहले से मौजूद तेल का इस्तेमाल हो चुका है। अमेरिका ने 5 मार्च को भारत को 30 दिन के लिए प्रतिबंधों में छूट दी थी, जिसके तहत यूक्रेन युद्ध को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद वह रूसी तेल खरीद सकता था। इसके कुछ ही दिन बाद यह राहत कुछ अन्य देशों तक बढ़ा दी गई, लेकिन यह छूट 11 अप्रैल को समाप्त हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर सख्त बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ता है तो उसके साथ किसी भी तरह की डील संभव नहीं होगी। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि मौजूदा संघर्ष खत्म हो जाएगा और इसके बाद तेल और गैस की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता, अगर वे ऐसा करते हैं तो हम कोई डील नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान की एयरफोर्स और रडार सिस्टम लगभग खत्म हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि जंग का अंतिम नतीजा अभी पूरा तरह से स्पष्ट नहीं है। ट्रंप ने ईरान की मौजूदा नेतृत्व व्यवस्था को नया और पहले से ज्यादा समझदार बताते हुए कहा कि हालात तेजी से बदल सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि आखिरकार नतीजा ही मायने रखता है और ये बहुत जल्द सामने आ सकता है। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी शुरू कर दी है। इसके साथ ही सभी ईरानी बंदरगाहों और अन्य तटीय इलाकों से आने वाली ईरान की सभी जहाजों को रोकने का काम किया जा रहा है। हालांकि ईरान ने इसे गैर कानूनी बताया है। नाकेबंदी की कार्रवाई को लेकर यूएस सेंट्रल कमांड ने एक्स पर ऑडियो रिकॉर्डिंग पोस्ट की है। सेंटकॉम के ऑडियो में कहा गया है कि नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश न करे। ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों पर रोक लगाने और उन्हें जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान जहाजों को वापस मोड़ने और नाकेबंदी का पालन करने की बात भी कही जा रही है। ऐसा नहीं करने पर बल प्रयोग करने की चेतावनी दी गई है। डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने काला झंडा फहराकर डिलिमिटेशन के फैसले का विरोध किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध करने के लिए उन्होंने अपने समर्थकों के साथ काले कपड़े भी पहन कर रखे थे। केंद्र सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया था। इससे पहले मंगलवार को सांसदों को 3 ड्राफ्ट बिल भेजे गए थे। उसमें 2 बड़े ऐतिहासिक बदलाव प्रस्तावित थे। पहला, लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करना और दूसरा, संसद के निचले सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना। तुर्की के गृह मंत्री मुस्तफा सिफसी ने बताया कि दक्षिणी तुर्की के एक स्कूल में हुई गोलीबारी में कम से कम 8 छात्र और एक शिक्षक मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि इस गोलीबारी में कई अन्य घायल हुए हैं।
यह घटना कैरा मनमारास इलाके के आयसर कोलिक सेकेंडरी स्कूल में हुई, जहां सीएफसी के अनुसार 13 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर है। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना के दौरान 14 साल का एक हमलावर भी मारा गया। बुधवार को हुए हमले का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच शुरू कर दी गई है। तुर्की मीडिया ने बताया कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमलावर एक छात्र था। वह 2 क्लासरूम में घुसा। उसके पास 5 बंदूकें और 7 मैगजीन थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को हमेशा के लिए खोल रहे हैं। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, चीन इस बात से बहुत खुश होगा कि मैं हॉर्मुज स्ट्रेट को हमेशा के लिए खोल रहा हूं। मैं यह उनके लिए भी कर रहा हूं और दुनिया भर के लिए भी। ऐसी स्थिति फिर कभी नहीं आएगी। ट्रंप ने दावा किया है कि वे ईरान को हथियार न भेजने पर सहमत हो गए हैं, यानी चीन ईरान को हथियार नहीं भेजेगा। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की जल्द ही मुलाकात होने वाली है। ट्रंप ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति उनके इस फैसले की वजह से गले लगाकर उनका धन्यवाद करेंगे। इससे पहले चीन ने कहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का बेहद अहम व्यापारिक मार्ग है और उसकी नाकेबंदी करना सही फैसला नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई पहले दौर की नाकाम बातचीत पर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी मध्यस्थों ने जबरदस्त भूमिका निभाई है। हम उनकी दोस्ती और इस समझौते को अंतिम रूप देने के उनके प्रयासों की सचमुच सराहना करते हैं। लेविट ने कहा, राष्ट्रपति का मानना है कि पाकिस्तानियों के माध्यम से इस संवाद को सुचारू रूप से जारी रखना महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि ईरान में युद्ध खत्म कराने के लिए बातचीत इस हफ्ते फिर शुरू हो सकती है। पिछले शनिवार को इस्लामाबाद में ये बातचीत बिना किसी नतीजे खत्म हो गई थी, जिसके बाद अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी कर दी थी। खाड़ी क्षेत्र, पाकिस्तान और ईरान के अधिकारियों ने भी कहा कि अमेरिका और ईरान की टीम इस हफ्ते के आखिर में फिर पाकिस्तान लौट सकती है। हालांकि अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यह जानकारी दी। अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने बुधवार को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की, जिसमें राजनीतिक, कूटनीति और वैश्विक नेतृत्व से जुड़े कई बड़े नाम शामिल हैं। सूची में पॉप लियो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जैसे दिग्गज नेताओं को जगह दी गई है। वहीं न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का नाम भी शामिल होना खास चर्चा का विषय बना हुआ है। सूची में जिन अन्य वैश्विक नेताओं के नाम शामिल है उसमें अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो, कनाडा के पीएम मार्क कार्नी, मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडियो साइनाबब, जापान की पहली महिला पीएम सिनेई तकाइची और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नाम भी शामिल है। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के पास सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। वे बिना सिक्योरिटी गार्ड्स के इधर उधर मूव नहीं करते, चाहे पार्टीज में जाना हो या फिर आउट ऑफ कंट्री। ऐसे में चर्चाएं भी होती है कि सेलिब्रिटीज के सिक्योरिटी गार्ड्स की करोड़ों की इनकम होती है। हाल ही में शाहरुख खान के एक्स बॉडीगार्ड रहे यासीन खान ने रिवील किया है कि उनको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही थी कि वह 2 से 2.5 करोड़ रुपए कमाते हैं। अब यासीन खान ने बताया कि वाकई बॉडीगार्ड्स या फिर सिक्योरिटी गार्ड्स को कितनी सैलरी मिलती है। यासीन खान का कहना है कि कोई भी बॉडीगार्ड 2 या 2.5 करोड़ रुपए नहीं कमाता। यासीन खान का कहना है कि किसी भी बॉडीगार्ड की सैलरी करोड़ों में नहीं होती। सभी बॉडीगार्ड्स की सैलरी फिक्स होती है। सभी को उनके एक्सपीरियंस के आधार पर भुगतान किया जाता है। ज्यादा एक्सपीरियंस वाला बॉडीगार्ड 1 लाख रुपए प्रति महीने कमाता है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बुधवार को खेले गए आईपीएल 2026 के 23वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से करारी मात दी। इस जीत के साथ ही आरसीबी 5 मैचों में 4 जीत दर्ज कर अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई। मैच का सबसे यादगार पल खेल खत्म होने के बाद आया, जब लखनऊ के मालिक संजीव गोइंका मैदान पर आए और विराट कोहली को गले लगाकर उनके शानदार खेल की सराहना की। हार के बावजूद गोइंका का यह जेस्चर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आरसीबी के गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आई। आरसीबी के घातक पेस अटैक, विशेषकर जॉस हेजलवुड की धारदार गेंदबाजी के चलते लखनऊ की पूरी पारी महज 146 रनों पर ही सिमट गई। हेजलवुड को उनके शानदार स्पेल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। लखनऊ की ओर से कोई भी बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा।